अच्छा जी, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। लास्ट टाइम हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही इसका एक्सटेंसिव यूज़ है। ये बोहर ने प्रपोज किया था मॉडल एटम का कि एटम कितना से रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो तो अनसेटिस्फैक्ट्री था। इस वजह से अब जो बोहर मेड एन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक्स। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का, एनर्जी और वेवलेंथ का, एनर्जी और वेव नंबर का। ठीक है, अब उसी को ही यूज़ करते हुए अब आपके पास आगे बहुत से एटॉमिक मॉडल है कि इन द हाइड्रोजन एटम कैन ओनली propose that the electron in the hydrogen atom can only exist in certain permitted quantized energy levels, यानी कि जिसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनकी क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स, क्वांटाइज का मतलब है फिक्स एनर्जी लेवल्स, वहाँ पे ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हर जगह आपको न्यूक्लियस के बाहर हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कुछ सर्टेन एरियाज हैं वहाँ पे जिनकी क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स यानी कि फिक्स एनर्जी लेवल्स है, वहीं पे आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब मेन पोस्टुलेट्स बहुत थ्योरी के क्या थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं और ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी एंड क्वांटम नंबर इज असाइन टू इट। हर एक ऑर्बिट को एक नंबर असाइन किया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, नंबर असाइन किया हुआ है और जो उनकी एनर्जी है वो फिक्स्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट्स हैं, उनके अंदर ही सिर्फ रोटेट करते हैं उन ऑर्बिट्स, और ऑर्बिट्स की फिक्स एनर्जी है, उनको नंबर असाइन किया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, इन ऑर्बिट्स में ही होंगे। आपको वन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा या सेकंड ऑर्बिट, इन बिटवीन नहीं होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में कहीं नहीं होंगे, या फर्स्ट में है या सेकंड में या थर्ड में। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज electron present in a particular orbit neither emits or nor absorb energy while moving in the same orbit। अगर इलेक्ट्रॉन जो है अपने सेम ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, ना वो इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। ठीक, अगर वो अपना सेम फिक्स ऑर्बिट में ही है, एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब तब करता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। ठीक है, अगर हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो ऑब्वियसली उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अगर हाई एनर्जी ऑर्बिट से वो जंप करके लो एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो उस टाइम पे वो एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर सेम फिक्स ऑर्बिट जो है उसी के अंदर ही मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो सेम रहती है, ना इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। जब वो जंप करता है किसी और ऑर्बिट में तब इमिट या एब्जॉर्ब होती है एनर्जी। थर्ड पॉइंट इज व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स द एनर्जी चेंज। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, सेकेंड पॉइंट में था कि एनर्जी सेम रहती है अगर सेम ऑर्बिट में मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है किसी भी हायर में या लो एनर्जी ऑर्बिट में तो क्या होगा, एनर्जी में ऑब्वियसली चेंज आएगा, और एनर्जी चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से। ठीक है, इज गिवन बाय द प्लैंक्स इक्वेशन। तो प्लैंक्स इक्वेशन कल हमने पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, फ्रीक्वेंसी के, और ये आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, और ये भी हमने वहाँ पे पढ़ा था फ्रीक्वेंसी की। तो ये वो वाली प्लैंक्स इक्वेशन है। ठीक है, अब डेल्टा ई को उन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, E2 माइनस E1, यानी कि ये कोई सी भी दो ऑर्बिट्स हैं। E2 यानी कि कोई सेकेंड ऑर्बिट है और E1 कोई फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, उनका जो डिफरेंस है वो आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। क्लियर? इसके बाद आया है जी वेयर डेल्टा ई। डेल्टा ई इज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑर्बिट्स विद एनर्जीज E1 एंड E2। एनर्जी इज एब्सॉर्ब by the electron when it jumps from inner orbit to the outer orbit। जब इनर ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से करीब वाला ऑर्बिट है उधर से आउटर ऑर्बिट की तरफ जब जंप करता है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यानी कि लो एनर्जी ऑर्बिट से, क्योंकि जो न्यूक्लियस से करीब थे, ठीक है, जब बाहर की तरफ जंप करता है तो पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब वो जंप करता है। ठीक है, एंड इज इमिटेड, और कब इमिट करता है, रिलीज कब करता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट, यानी जब बाहर से अंदर की तरफ जंप करता है उस टाइम पे उसने इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हैविंग अ फिक्स एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर ही मूव करता है जिनका फिक्स एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर और मोशन सर्कुलर मूवमेंट होती है तो उसका जो मोमेंटम होता है उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mvr। अब यहाँ पे m क्या है, मास है,
ये v यहाँ पे अब वेलोसिटी है, ठीक है। प्लैंक्स इक्वेशन में ये यहाँ पे v जो था ये आपके पास फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन अब एंगुलर मोमेंटम के अंदर ये आपके पास मास है m, v आपके पास जो है वेलोसिटी है, r आपके पास रेडियस है, वो जो सर्कुलर मोशन है जिसमें उसने मूव करना है, ठीक है, r रेडियस है, ठीक। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन इट्स क्वांटम नंबर, यानी कि उस ऑर्बिट के नंबर पर डिपेंड करेगा, एंड इट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर h/2π, यानी जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है, क्वांटम नंबर, यानी कि उस ऑर्बिट का नंबर जिसको हमने रिप्रेजेंट किया एन से, एन जो है वो 1 2 3 कोई सा भी नंबर हो सकता है, और क्वांटम नंबर को मल्टीप्लाई किससे करना है, h/2π से, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 8 है। उसके बाद अब यहाँ पे यानी कि इसका मतलब है कि अब कौन कौन सी परमिटेड वैल्यूज, यानी कि कौन कौन से ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, मूव कर सकता है, वो जबकि n क्या हो, 1 हो, तो 1 को h/2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, h/2π, ठीक है। अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो फिर क्या होगा, n की जगह 2, तो 2h/2π, ठीक है। अगर 3 हो, n की वैल्यू 3 पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3h/2π, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास ये परमिटेड वैल्यूज हैं, यानी कि इन ऑर्बिट्स के अंदर जिसकी एंगुलर मोमेंटम h/2π हो, 2h/2π हो, 3h/2π हो, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ये आपके पास फोर्थ पॉइंट है, ये वाला जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज, यहाँ पे आप मेंशन कर लो ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं होगा, ये आपको थर्ड पॉइंट के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से बहुत थ्योरी का ये फोर्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, ये यहाँ से ये फोर्थ पॉइंट है, क्लियर। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिमेन इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट्स एंड नॉट इन बिटवीन देम, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्हीं सिर्फ ऑर्बिट्स के अंदर होगा, h/2π में या 2h/2π में या 3h/2π में, इन बिटवीन इनके दरमियान में नहीं होगा, या इधर है या इधर होगा या इधर होगा, इनके दरमियान में कहीं नहीं है, क्योंकि सो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, तो क्वांटाइज मतलब फिक्स, क्योंकि इनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, इन बिटवीन कहीं नहीं आपके पास होगा। ये 4 पॉइंट्स थे आपके पास बोहर्स थ्योरी के, ठीक है। आई रिपीट कि फर्स्ट पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में और आउटसाइड द न्यूक्लियस, और वो ऑर्बिट्स कहाँ हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस, और उन ऑर्बिट्स का एक फिक्स नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक, कुछ भी हो सकता है नंबर, और उनकी एनर्जी जो है वो भी फिक्स्ड है उन ऑर्बिट्स की। अगर इलेक्ट्रॉन अपने सेम ऑर्बिट के अंदर ही मूव कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन अपने सेम ऑर्बिट में मूव करेगा, ना वो एनर्जी इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सेम एनर्जी, अगर सेम ऑर्बिट है तो सेम एनर्जी के साथ मूव करेगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी में जंप करता है, हाई में जंप कर सकता है या लो में जंप कर सकता है, उस टाइम पे क्या होगा कि आपके पास एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर तो हाई में जंप करेगा तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, अगर लो में जंप करता है तो एनर्जी वो रिलीज करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट के अंदर यह है कि आपके पास जो ऑर्बिट्स हैं उनका फिक्स एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, क्वांटम नंबर, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, और साथ में h/2π है, क्लियर। ये आपके पास बोहर्स थ्योरी है। अब बोहर्स के ही थ्योरी के अकॉर्डिंगली अब हम कैलकुलेट करेंगे डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट यानी कि कोई सा भी ऑर्बिट जनरली, ठीक है। तो nth ऑर्बिट में अब हमने सबसे आज जो हम डेरिवेशन करेंगे वो रेडियस की है, ठीक है, कि हमने एटम का रेडियस कैलकुलेट करना है, ठीक। बाय अप्लाइंग दीज आइडियाज बोहर डिराइव्ड एक्सप्रेशन, आपके पास एम वी आर जो है वो मास है, वेलोसिटी है, और आर जो है आपके पास रेडियस है, जो भी आप, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब बॉडी एंगुलर या सर्कुलर मोशन में मूव करती है, जब वो सर्कुलर मोशन, जो भी सर्कुलर मोशन वो ऑर्बिट है उसका जो रेडियस होगा, ठीक है, सर्कुलर बॉडी का जो रेडियस है वो आपके पास आर है। अच्छा जी, डेरिवेशन में बहुत डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, अब उसने रेडियस को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक जनरल सा उन्होंने आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है फिगर 5.11 में, कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग
ठीक है, अब रिवॉल्व कर रहा है। ये हमारे पास हो गया कि ये सेंट्रल न्यूक्लियस का पार्ट है। न्यूक्लियस क्योंकि इस पर पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन यहाँ प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। जब ये मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे टू फोर्सेस होती हैं, अप्लाई हो रही होती हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब मूव करते हुए अगर इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इसमें कोलैप्स भी कर सकता है। तो इस वजह से एक और इसके अगेंस्ट फोर्स होती है विच इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, उसको आउटवर्ड पुल देती है कि इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाए, सर्कुलर मोशन में मूव ना करे, बल्कि ये आउटसाइड मूव करे, ठीक है, अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ दे, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की तरफ पुल दे रही है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसको इनवर्ट पुल दे रही है। ये दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं होगी, जो भी फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है। या अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना ऑर्बिट को छोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने फिक्स ये ऑर्बिट के अंदर मूव करना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ये अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। फोर्स ऑफ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आपके पास क्या होता है कि जो भी चार्ज बॉडीज, दो चार्ज बॉडीज के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है उसको मैयर करते हैं, तो वो आपके पास कूलम्स लॉ है। अब यहाँ पे टू चार्ज बॉडीज कौन सी हैं। फर्स्ट चार्ज बॉडी आपके पास एक तो इलेक्ट्रॉन हो गई, ये नेगेटिवली चार्ज है। और सेकंड कौन सी बॉडी है आपके पास, प्रोटॉन, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन, तो इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। तो ये टू चार्ज बॉडीज हो गई, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ठीक है। ये चार्ज बॉडीज हो गई। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मैयर करते हैं, तो हमारे पास है कूलम्स लॉ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपके पास फॉर अ जनरल एटम कंसिडर इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज ई, ठीक है। हमने चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज, वो आ जाएगा आपके पास ई, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग द चार्ज जेड ई प्लस। अब ये जेड ई प्लस क्या है, ये आपके पास न्यूक्लियस का चार्ज है। जेड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन नंबर, के नंबर प्रोटॉन्स कितने हैं, और ई पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपल ई से, लेकिन जो आपके पास प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई पॉजिटिव से, ठीक है। तो जेड ई क्या हो गया, ये जेड जो है आपके पास प्रोटॉन नंबर है और ई पॉजिटिव के उनके ऊपर जितना चार्ज है, ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक। उसके बाद लेट एम, एम क्या है आपके पास, मास हो जाएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर जो है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। वी जो है वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से अब आपके पास ये आ जाएगी जेड ई स्क्वायर, या यानी कि आपके पास प्रोटॉन, ये एक चार्ज बॉडी, ये ई नेगेटिव क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है। ये आपके पास कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जितना आपको पता होगा न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल अभी कंसिडर भी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जस्ट सिर्फ चार्ज में डिफरेंस है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव, लेकिन अमाउंट जो होती है वो सेम है। तो इस वजह से क्या होगा, जेड ई प्लस स्क्वेयर और ये ई, तो ये आपके पास जेड ई स्क्वेयर हो गया है, ठीक है। चार्जेस को ई स्क्वेयर हो गया, ठीक है। ये आपके क्योंकि चार्ज की जो क्वांटिटी है वो सेम ही है, सिर्फ एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन अमाउंट जो है वो सेम होती है, तो इस वजह से इनको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ई स्क्वेयर, बाकी 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वेयर। उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे ये क्या है, इसको हम कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी, ठीक है। वैक्यूम परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखने को कहा है, इस तरह से ये भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैक्यूम परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, 8.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 कूलम स्क्वायर जाउल पर मीटर, ठीक है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस बाय, यही मैंने आपको बताया था कि न्यू इलेक्ट्रॉन के ऊपर टू फोर्सेज होती हैं। एक आपके पास ये वाली एम वी स्क्वायर आर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और दूसरी ये कूलम यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको आउटवर्ड पुल दे रही होती है। तो ये दोनों इक्वल होंगी तभी बैलेंस कर पाती हैं, ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाता है, ना
आउटसाइड दी ऑर्बिट जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अच्छा जी, एम वी स्क्वेयर ओवर आर और जेड ई, ठीक। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा उन्होंने रीअरेंज किया है, तो रीअरेंज करते हुए ये 9 इक्वेशन बनी है। यहाँ पे आपको आर नज़र आ रहा होगा। अब आर इस साइड पे है, अब इधर जाएगा, यहाँ पे अगर डिवीजन में है तो इस साइड आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई, अगर यहाँ डिनोमिनेटर में है तो यहाँ आके न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आर, यहाँ पे आर आएगा और ये आर स्क्वेयर, ठीक है। तो आपके पास एक दूसरे से कट होके यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सिंपल आर रह जाएगा। एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर 4 पाई वैक्यूम परमिटिविटी और आर, ठीक। अब इस इक्वेशन नंबर 9 को आपने रीअरेंज करना है। रीअरेंज इक्वेशन को करेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज कैसे किया कि आर आपने दूसरी साइड ले गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और एम वी स्क्वेयर क्या होगा, आपकी राइट हैंड साइड पे आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 से आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलती हैं कि जो आर है, रेडियस किस किस पर डिपेंड करता है। एक तो चार्जेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वगैरह पर डिपेंड करता है, ठीक। और किस पे, बाकी 4 पाई वैक्यूम परमिटिविटी मास, ये सब कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो आर और किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके पास वेलोसिटी पे, ठीक है। वेलोसिटी, अब रेडियस और वेलोसिटी का रिलेशन जो है आपके पास इन्वर्स रिलेशन है। अगर रेडियस ज़्यादा होता जाएगा, रेडियस ज़्यादा होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से जितना दूर वाले ऑर्बिट में होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका रेडियस ज़्यादा होगा। रेडियस ज़्यादा होगा और उसकी वेलोसिटी, जब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा अपने ऑर्बिट में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी का रिलेशन है इन्वर्स। जितना रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होने का मतलब है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा, उतनी उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से आपको पता चलता है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 10, द रेडियस ऑफ एन मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, और किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द वेलोसिटी के। इट कन्वेज द आइडिया दैट इलेक्ट्रॉन शुड मूव फास्टर नियरर टू द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के जितने करीब इलेक्ट्रॉन होता है उतना फास्ट मूव करता है अपने ऑर्बिट में और स्मॉलर रेडियस। This also tells that if hydrogen atom has many possible orbits, अगर सपोज करें, इफ सपोज करें कि अगर हाइड्रोजन के बहुत ज़्यादा पॉसिबल ऑर्बिट्स होते, देन द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हायर ऑर्बिट्स मेक इट मूव विद लेस वेलोसिटी। तो फिर क्या होता, अगर इलेक्ट्रॉन जो है किसी हाई ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाता, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती, ठीक है। यहाँ तक बस आज का फिर हम लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 10 तक। बाकी जो है डेरिवेशन हम कल करेंगे। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स